Hi everyone, welcome back to the channel Success with Rai Academy. Today is 4th January 2021 और आज का दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल न्यूज़। टीकाकरण अब 2-3 दिन दूर। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन में इमरजेंसी इस्तेमाल पर लगा दी है मुहर। कोरोना से जंग में भारत दो तरफा जीत की ओर बढ़ रहा है। रोजाना संक्रमण के नए मामलों में आ रही कमी के बीच अब टीके का दोहरा हथियार भी देश के हाथ में आ गया है। विषय विशेषज्ञ समिति एसईसी के सिफारिश पर मुहर लगाते हुए दवा नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने दोनों वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर और पूरी तरह सुरक्षित बताया है। सब ठीक रहा तो बुधवार या गुरुवार तक टीकाकरण शुरू हो सकता है। 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। सेकेंड न्यूज़ है 24 हाईकोर्ट में अब स्थायी मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। पिछले हफ्ते 4 जजों को प्रोन्नति मिलने के बाद देश के 25 हाईकोर्टों में से 24 हाईकोर्ट में अब स्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने हाल ही में 5 जजों को विभिन्न हाईकोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश प्रोन्नत किया है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 4 जजों को प्रोन्नति दी जा चुकी है, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। प्रक्रिया जारी है और इस हफ्ते के अंत तक फैसले की जानकारी मिल जाएगी। कुछ हाईकोर्टों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं। तो ये थे आज के 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना हमेशा इकोनॉमिक लेवल पे और डिफेंस लेवल पे एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए चीन ने सेना को और शक्तिशाली बनाया है। अमेरिका और भारत से तनातानी के बीच चीन ने अपनी सेना को और शक्तिशाली बना दिया है। राष्ट्रपति चिनफिंग ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में संशोधन करते हुए उसे असीमित अधिकार दे दिए हैं। इस संशोधनों के जरिए देश विदेश में अपना वर्चस्व बढ़ाने को चीन सेना और संसाधनों को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकेगा। कानून में संशोधन के बाद सैन्य नीति तैयार करने में राज्य परिषद की भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया है, जबकि सीएमसी को पूरी स्वतंत्रता होगी। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट तो ये था इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट पेज है बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में आज 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला है भारत पर एफपीआई का भरोसा बरकरार है। पिछले कुछ समय के दौरान शेयर बाजारों में बनी तेजी के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई का भारतीय बाजारों पर भरोसा बढ़ गया है। डिपॉजिटर्स के आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने बीते दिसंबर के दौरान भारतीय बाजारों में 68,000 करोड़ का निवेश किया है। इस तरह लगातार तीसरे महीने एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध खरीदारी रहेगा। जानकारों के मुताबिक वैश्विक निवेशक उभरते बाजारों में निवेश बढ़ा रहे हैं। भारत इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने में सफल रहा है। अगला न्यूज़ है कारगर रही विवाद से विश्वास। अरे बोलना बंद करोगे तुम लोग? चिकू जल्दी इधर आओ। ये क्या लाइन है? कारगर रही विवाद से विश्वास योजना। कारगर रही विवाद से विश्वास योजना। तुम कितना एडिट करोगे यार? अरे मैं कर लूंगी ना। अगली न्यूज़ है कारगर नहीं, कारगर। अगली न्यूज़ है कारगर रही विवाद से विश्वास योजना।
अभी तक लगभग 83,000 करोड़ रुपए की राशि का निपटान करने में मिली है मदद। करीब 1 लाख कारोबारी या इकाइयां उठा चुकी है इस योजना का लाभ। टैक्स से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष लाई गई विवाद से विश्वास योजना बेहद कारगर साबित हो रही है। सरकार के साथ टैक्स मुकदमेबाजी में फंसी लगभग 5 लाख कंपनियां या इकाइयां में से 1 लाख अब तक इस योजना का लाभ उठा चुकी है। वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने रविवार को यह दावा भी किया है कि इससे लगभग 83,000 करोड़ रुपए की राशि का निपटान करने में मदद मिली है। अगला न्यूज़ है, बैंक को चाहिए 1.50 लाख करोड़ रुपए। यस, बैंकों को 1.5 लाख रुपए बैंकों को चाहिए 1.5 लाख करोड़ रुपए। कोरोना काल में तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर फंसे कर्जे यानी कि एनपीए का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ता नहीं दिखा है। जो हालात बन रहे हैं उससे अगले वित्त वर्ष के दौरान इनके एनपीए में भारी वृद्धि की सूरत बन रही है। इसका संकेत आरबीआई ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में दिया है। आम बजट 2021-22 को अंतिम रूप देने में जुटे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष अब बड़ी चुनौतियां यही है। एनपीए में बढ़ी बढ़ोतरी को देखते हुए करने होंगे बहुत सारे उपाय। शेयर बाजार के जरिए बैंकों की इक्विटी बेचने का प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो ये था बिजनेस न्यूज़ के 3 इंपॉर्टेंट आज के न्यूज़। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। एडिटोरियल पेज यानी कि विचार के आज 3 मेन आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है, क्रांतिकारी साबित होंगे नए कृषि कानून। ये आर्टिकल लिखा है यूपी के मुख्यमंत्री चीकू, यूपी के मुख्यमंत्री होते हैं ना, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हाँ ठीक है। ये आर्टिकल लिखा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। किसान बंधुओं से आग्रह है कि वे प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें और अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में साझेदार बने। ये बोला है योगी आदित्यनाथ जी ने। इस आर्टिकल में उन्होंने ये बताया है, इस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 6 वर्ष के दौरान खेती और किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए कृषि कानून भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है जो किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सक्षम है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों को ये बदलाव रास नहीं आ रहा। वे नहीं चाहते कि किसान समृद्ध, खुशहाल और प्रतिस्पर्धा बने। वे नहीं चाहते कि किसान समृद्ध, खुशहाल और प्रतिस्पर्धी बने। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ये विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। स्मरण रहे कि किसान अन्नदाता ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माता और लोकतंत्र के सशक्त आधार भी हैं। किसानों को बरगलाने का एक भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समाप्त हो जाएगा, जबकि सरकार ने कई बार यह आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। चीकू, अरे क्या हो गया? हाँ, तुम एडिट नहीं कर पाओगे इतना। अरे मैं कर लूँगी। इस बीच ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार के समय एमएसपी में 500 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल तक वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, एमएसपी में वृद्धि के साथ सरकार ने पहले की तुलना में अधिक खरीद भी की है, जिससे किसानों को अधिक धन हस्तांतरित हुआ। दूसरा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि एपीएमसी यानी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। यह भी एक मिथ्या आरोप है। वास्तविकता यही है कि नए कानून में एपीएमसी के साथ ही किसानों को अन्य विकल्प भी दिए हैं। अब यह किसान पर निर्भर है कि उसे मंडी या उससे बाहर जहां आकर्षक कीमत मिले वहां अपनी उपज बेचे।
किसान एफपीओ के माध्यम से राज्य या राज्य के बाहर सीधे फार्मों या उत्पादन इकाइयों को भी अपनी उपज बेच सकता है। इससे उन्हें बेहतर दाम मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं। यह दुष्प्रचार भी उचित नहीं कि इन कानूनों को रातों रात लागू कर दिया गया, क्योंकि इन पर 2 दशकों से विचार विमर्श हो रहा था। वास्तव में कृषि क्षेत्र के लिए यह पड़ाव वैसा ही है जैसे पिछली सदी के अंतिम दशक के आरंभ में उद्योग जगत और अर्थव्यवस्था के लिए उदारीकरण के समय था। इससे इनकार नहीं कि किसान को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धा बनने के लिए नई तकनीक और नए तौर तरीकों के साथ ही भारी मात्रा में निवेश की दरकार है। नए कृषि कानून इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। इसलिए किसान बंधुओं से आग्रह है कि वे प्रधानमंत्री जी पर भरोसा रखें और अपने जीवन में व्यापक बदलाव लाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में साझेदार बने। नेक्स्ट न्यूज़ है, रेलवे से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना परिवहन तंत्र से लेकर रोजगार सृजन और पर्यावरण सुरक्षा में भी मददगार होगी। यह आर्टिकल लिखा है अरविंद मिश्रा जी ने। ये लेखक स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारतीय रेलवे में इन दिनों सुधारों की बयार चल रही है। इसके तहत कई परियोजनाएं की संकल्पना को साकार रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मालगाड़ियों के लिए अलग रेलवे ट्रैक विकसित करने वाली बहुप्रतीक्षित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना भी आखिरकार परिचालन के स्तर आ गई है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के एक हिस्से पर बने न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर रेलवे ट्रैक का उद्घाटन भी किया है। यह 351 किलोमीटर लंबा है। वर्तमान में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि इसमें ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 1856 किलोमीटर है, जो लुधियाना से बंगाल के दानकुनी तक जाएगा। वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर लंबा होगा, जो दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक फैला होगा। दोनों फ्रंट कॉरिडोर डबल ट्रैक के होंगे, यानी आने जाने वाली मालगाड़ियों के लिए अलग अलग पटरियां होंगी। ये दोनों फ्रंट कॉरिडोर 9 राज्यों तथा 61 जिलों से जाकर गुजरेंगे। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और उस पर दौड़ने वाली मालगाड़ियों की औसत रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो अभी चल रही मालगाड़ियों की औसत रफ्तार से लगभग 2 गुनी होगी। इस आर्टिकल में अरविंद मिश्रा जी ने ये भी बताया है कि इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि एक साथ ज़्यादा माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सब्जी, फल और दूध जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को होगा। ये पूरी तरह से अति आधुनिक सिग्नल, ट्रैक, इंजन और कम्युनिकेशन सुविधाओं से भी जुड़ी होंगी। जाहिर है ये पूरी परियोजना देश के परिवहन तंत्र से लेकर वस्तुओं के आयात निर्यात और रोजगार सृजन और पर्यावरण सुरक्षा सभी आयामों को गति देगी। अगला एडिटोरियल है बातचीत से उम्मीदें। जी हाँ, किसान संगठनों के रवैये को देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली आज की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी और उनका धरना खत्म हो जाएगा। फिर भी इसकी उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही होगा। यह उम्मीद तभी पूरी हो सकती है जब किसान नेता अपनी यह जिद छोड़े कि तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। यह मांग इसलिए हरगिज नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि एक तो इससे देश दुनिया को गलत संदेश जाएगा और दूसरा भीड़ तंत्र के जरिए लोकतंत्र को झुकाने की अराजक प्रवृत्ति को बल मिल जाएगा। इस कानून की वापसी होने पर कल को कोई अन्य समूह संगठनों लोगों को दिल्ली में जमाकर ये मांग कर सकता है कि अमुक अमुक कानून खत्म किया जाना चाहिए। कृषि कानून को वापस लेने की मांग इसलिए अनावश्यक जिद के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सरकार उनमें संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन विडंबना ये है कि इसके बावजूद किसान नेता न केवल अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, बल्कि सरकार पर यह तोहमत भी मढ़े हैं कि वह लचीले रुख को परिचय नहीं दे रही है।
इतना ही नहीं, वे तरह तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। वे कभी सड़कों को जाम करने और कभी 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दे रहे हैं। अगला एडिटोरियल है चीकू। तो ये थे 3 मुख्य एडिटोरियल। चलते हैं आगे स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। तो स्पोर्ट्स में आज एक अहम न्यूज़ है, वो ये है कि बीसीसीआई को देना पड़ सकता है 906 करोड़ रुपए का कर। इस न्यूज़ में इस साल भारत को T20 विश्व कप की मेज़बानी करनी है। अगर भारत सरकार में छूट नहीं देती है तो इस विश्व कप के लिए बीसीसीआई को 906 करोड़ रुपए का कर देना पड़ सकता है। अगर सरकार कुछ राहत देती भी है तो भारतीय बोर्ड को फिर भी 227 करोड़ रुपए का देना होगा कर। विश्व कप सिर्फ 10 महीने दूर है और आईसीसी ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को बैकअप के तौर पर रखा है। बीसीसीआई पहले ही 2 डेडलाइन यानी कि 31 दिसंबर 2019 और 31 दिसंबर 2020 मिस कर चुका है। अब उस पर यह फैसला करने का दबाव बढ़ गया है कि वह मेज़बानी करना चाहता है या नहीं। एक अधिकारी ने कहा कि नई डेडलाइन फरवरी की है। वित्त मंत्रालय के पास लंबित है T20 विश्व कप की मेज़बानी को लेकर छूट की अपील। यूएई को बैकअप के तौर पर रखा गया है। Thanks for watching Success with Rai Academy. If you like this video, then please like, share and comment and subscribe. See you tomorrow with a new video. See you tomorrow with latest news. Till then, bye bye. Take care. आपको